नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। यदि X% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? X का मान निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए MP क्या है? मार्क प्राइस और CP क्या है? कॉस्ट प्राइस। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य अंकित किया जाता है उसके लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित किया जाता है। तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि CP जो है वो 100 रुपया है, तो 100 से 20% अधिक जो है अंकित किया जाएगा। यानी हम 100 का अगर 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी 120 रुपया उस पर अंकित किया जाएगा। अगर उसका CP अगर 100 रुपया होगा तो उस पर अंकित कितना किया जाएगा? 120 रुपया अंकित किया जाएगा। और प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100 प्लस का प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन से हम यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम 20 से काट लें तो ये 20 से 6 बार में जाएगा और ये 20 से 5 बार में जाएगा। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 6/5 इक्वल टू, हम इसे ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 108 बटा कितना हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। अगर क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम क्रॉस गुना कर लेंगे, अगर हम 108 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 540। ये कितना हो जाएगा? 540 इक्वल टू, अगर हम इस साइड क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 6 से गुना कर लेंगे 100 माइनस डिस्काउंट में तो ये कितना हो जाएगा? 600 माइनस 6D हो जाएगा। अब देखिए हम इस 6D को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये 6D हो जाएगा इक्वल टू, इस 540 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी इस 600 में से 540 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी यहाँ से डिस्काउंट क्या निकल के जाएगा? अगर हम इस 6 से 60 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में। यानी हमारा डिस्काउंट परसेंट क्या निकल के आ गया? 10% निकल के आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था? डिस्काउंट परसेंट यहाँ हम क्या दे रहे थे? X% दे रहे थे और हमसे X का वैल्यू पूछ रहा था। X का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि कोई राशि है 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जा रही है। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा 1 यूनिट है तो 5 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम ब्याज काउंट करते हैं, मान लीजिए अगर हम 1 वर्ष का ब्याज काउंट करें तो 1 वर्ष के बाद में जो हमारा अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर टाइम पीरियड सेम हो, हमारा प्रिंसिपल सेम हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, तो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। यानी यहाँ जो है अगर 5 वर्ष बाद हमारा अमाउंट अगर 2 यूनिट है तो अगर हम अगले 5 वर्ष के लिए देखें तो यहाँ हमारा जो ये अमाउंट है ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी यहाँ भी हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? 1:2 का हो जाएगा। यानी 10 वर्षों बाद टाइम पीरियड अगर सेम हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारा क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से प्रिंसिपल 5 वर्ष बाद का अमाउंट और 10 वर्ष बाद का अमाउंट का हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:4 हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई प्रिंसिपल है तो 5 वर्ष में अगर दोगुना हो जा रहा है तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 गुना। और हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 10 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है,
यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? हमें क्या निकालना है? आयत की चौड़ाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आयत के परिमाप और लंबाई के बीच का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आयत का परिमाप और लंबाई मान सकते हैं। हम मान लेते हैं हम यहाँ से मान लेते हैं कि आयत का जो परिमाप है वो 5x है और लंबाई क्या है? 2x है। हमने मान लिया कि आयत की जो लंबाई है वो 2x है और आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप जो है, परिमाप हमने क्या मान लिया? 5x मान लिया। अब देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 × L + B = 5x लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से लंबाई का वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 × लंबाई क्या है हमारा 2x + b = क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4x + 2b = क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब देखिए इस 4x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2b = x लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा b = क्या आ जाएगा? b = हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अब देखिए हमें लंबाई पता चल गया और हमें चौड़ाई पता चल गया, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और हमें आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई हमारा क्या है? 2x है, लंबाई जो है 2x है और चौड़ाई क्या है? x/2 है। x/2 = क्या हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर = 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? हमारा x निकल के आ जाएगा 256 जो है 16 का स्क्वायर है, यानी x हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया, तो हमें क्या निकालना था? चौड़ाई निकालना था। चौड़ाई हमारा यहाँ से क्या निकल के आया है? हमारा जो चौड़ाई निकल के आया है x/2 निकल के आया है, यानी हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा? 16/2 = क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या निकल के आ गया? आयत का चौड़ाई निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के ऊपर आधारित है। देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, उसके बाद हम मझले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं, उसके बाद हम प्लस का काम करते हैं, उसके बाद हम माइनस का काम करते हैं। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं? हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 2/3 भागे, यहाँ हमें क्या दिया? 1 सही 3/5। हम इस 1 सही 3/5 को क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 8/5 का हमें क्या दिया? 5/9 माइनस 5/9 प्लस 3/4 माइनस 5/11। अब देखिए इस ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है? इस ब्रैकेट में हमें दिया है 0.72 के ऊपर रेकरिंग डिवाइड 0.65 के ऊपर रेकरिंग। यहां जो है केवल 2 के ऊपर रेकरिंग है और यहां जो है 65 के ऊपर रेकरिंग है, तो हमें इसे सबसे पहले भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए भिन्न में चेंज करने के लिए जितने अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग रहता है उतना जो है बट्टे में 9 आता है, और जितने के ऊपर हमारा रेकरिंग नहीं रहता है उतना बट्टे में हमारा 0 आता है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता है हम उसे अंश में माइनस करते हैं, यानी हम इस 72 में से 7 माइनस करेंगे। अब देखिए यहां हमें क्या दिया हुआ है? यहां दिया 0.65 के ऊपर रेकरिंग, यानी यहां दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तो इसे हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 65/99 हो जाएगा, यानी 2 अंक के ऊपर हमारा रेकरिंग था तो 2 हमारा 9 नीचे आ जाएगा बट्टे में। अब देखिए यहां से हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। हम इसे यहां से काट लेते हैं, यहां से अगर काटेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 2/3, यहाँ क्या है? भाग है, तो अगर हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा। यहाँ 8/9 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9/8 हो जाएगा माइनस 5/9 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस 5/11। हम अगर 72 में से 7 माइनस कर ले, 72 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 72 में से 7 माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा बटा 90, और ये हमारा भाग में है, अगर गुना में करेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 65/90 गुने 99/65 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 65 से 65 कट जाएगा, 65 से 65 कट जाएगा। हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से 10 बार में जाएगा, ये 9 से 11 बार में जाएगा।
यहाँ से हमारा, अब देखिए हम अगर ब्रैकेट के बाहर इसे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/10, यहाँ से हमारा 11 से 11 कट जाएगा और इस 5 से हमारा 10 जो है 2 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा क्या बच गया, हम यहाँ भी काट लेते हैं। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से बच गया 3/4 माइनस 5/9, 5/9 प्लस 3/4 माइनस यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा केवल बच गया है, यहाँ हमारा क्या बच गया 1/2, यहाँ 1/2 बच गया है। अब देखिए हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर यहाँ करेंगे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जब हम करेंगे इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 हो जाएगा तो हम इसमें 4 से 36 कितने बार में जाएगा 9 बार में, यानी हम 9 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9 से जो है 36 4 बार में जाएगा, यानी 5 में हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 27 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7/36 प्लस क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2। अब देखिए हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तीनों का, यानी 36 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 से कितने बार में जाएगा 1 बार में, यानी यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 4 से 36 9 बार में जाएगा, 9 में अगर हम 3 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 27 माइनस, और ये कितने बार में जाएगा 2 से जो आएगा 36 18 बार में, 18 में अगर हम 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए 27 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 9 बच जाएगा, 9 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 7 हो जाएगा 16, 16 बटा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। हम यहाँ से अगर 4 से इसे काट ले तो 4 से 16 4 बार में जाएगा और 36 9 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4/9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है, यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भाजक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो भाजक है भागफल का, भाजक जो है वो भागफल का 14 गुना है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है शेषफल का 7 गुना है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि शेषफल का 7 गुना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ है तो हम यहाँ से भाजक और भागफल निकाल सकते हैं। हमें शेषफल क्या दिया हुआ है, हमें शेषफल 34 दिया हुआ है, हमें जो है शेषफल क्या दिया हुआ है, शेषफल हमें 34 दिया हुआ है, तो हम इस 34 में अगर 7 से गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमारा भाजक निकल के आ जाएगा। हमारा यहाँ से हमारा भाजक क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम 34 में 7 से गुना करेंगे 7 चौक 28 हाथ में 2 21 2 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी हमारा भाजक क्या निकल के आ गया 238 निकल के आ गया। और देखिए हम यहाँ से भागफल भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भागफल भी निकाल सकते हैं। हमारा भागफल क्या हो जाएगा, भागफल अगर हम इसमें 14 से भाग दे देंगे तो हमारा भागफल निकल के आ जाएगा। हम 14 से भाग देंगे तो 7 से 14 2 बार में जाएगा, और 2 से 34 कितने बार में जाएगा 17 बार में, यानी हमारा भागफल निकल के आ जाएगा 17। और हमारा शेषफल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेषफल क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें जो है निकालना है भाज्य निकालना है। हमें निकालना क्या है, भाज्य निकालना है, हमें निकालना है भाज्य। अब देखिए हमारा क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक हमारा कितना है 238, भाजक गुने भागफल प्लस का हमारा क्या होता है शेषफल, शेषफल कितना है 34 है। अब देखिए हम इस 238 में अगर 17 से गुना कर लें और उसमें 34 जोड़ दें तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। हम अगर इसमें 17 से गुना करेंगे तो 17 में अगर हम 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 136 के 6 हाथ में 13। 17 में अगर हम 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 51 में अगर हम 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64 के 4 हाथ में 6। 17 में अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 34 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब देखिए हम अगर 4046 में 34 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4080 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 4080। हमसे पूछ के आ रहा था भाज्य पूछ रहा था, हमारा भाज्य क्या निकल के आ गया 4080 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो हम लाभ कैसे निकालते हैं, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करते हैं तो हमारा लाभ निकल के आता है। अब देखिए 32 वस्तु बेचने पे उसे 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी वह 32 वस्तु ही खरीद के लाया होगा। तो हम क्या करेंगे, 32 वस्तु के एसपी में से माइनस करेंगे 32 वस्तु के सीपी, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम इसे इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं 32 एसपी माइनस का 12 एसपी इक्वल टू, अगर हम इसे उस साइड ले जाएं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 32 सीपी। अब देखिए हम इसमें से अगर माइनस कर लें, हम इस 30 में से अगर हम 12 माइनस करें, 32 में से अगर हम 12 माइनस कर लें तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 एसपी इक्वल टू 32 सीपी। अगर हम इसे अगर काट ले 4 से तो ये 4 से 5 बार में जाएगा और ये 4 से 8 बार में जाएगा। यहां से हम यहां से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। यानी अगर उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 8 यूनिट। यानी उसे लाभ कितना हुआ, 5 रुपए में खरीद के लाया था और 8 रुपए में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 3 रुपए का। किस पे, 5 पे, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। हम इस 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 में हम 3 से गुना करेंगे, यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल गया, 60%। यानी उसे जो है 60% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया, मान ले कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या है, हमें क्या निकालना है, x के अंकों का योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि x वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे अगर हम 4, 5, 6, 7 और 9 से भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक बार हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए अगर हमें ये कंडीशन ना दिया होता कि 4 अंकों के हमने सबसे बड़ी संख्या चाहिए और हमें केवल ये दिया होता कि हमें वह संख्या निकालना है जिसे अगर हम 4, 5, 6, 7 और 9 से भाग दें तो हमारा शेष 1 प्राप्त हो, तो हम क्या करते, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका हम एलसीएम निकालते और उस एलसीएम में अगर हम 1 ऐड कर देते तो जो वहां से हमारी संख्या निकल के आती, अगर हम उस संख्या में 4, 5, 6, 7 और 9 से भाग देते तो हमारा शेष क्या आता, 1 निकल के आता। लेकिन हमें कंडीशन दिया है कि वो हमारी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका हम एलसीएम निकालेंगे। हम भाग दे रहे हैं यहाँ 4, 5, 6, 7, 9 से हम भाग दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। यहाँ हमारा सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो हम 9 का फैक्टर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 7 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे कौन सी संख्या है, 6 है, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यहाँ हमारा 3 है, हमें एक 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 है, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, एक 2 है, हमें एक 2 और लेना पड़ेगा। हम यहाँ से गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम गुना करेंगे, 3 गुने 3 9, 9 में 7 से गुना करेंगे 63, 63 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126, 126 में अगर हम 10 से गुना कर लें तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1260। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 1260 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हमें कंडीशन ना दिया होता तो हम इस 1260 में अगर 1 ऐड कर देते तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाता, लेकिन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अब देखिए हम या तो यहाँ से मल्टीपल ले ले, हम इसका मल्टीपल लेके चेक कर लेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, या हम 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में भाग दे के देख लें, जो हमारा वहां शेषफल बचेगा उस शेषफल को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा वह संख्या निकल के आ जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसे अगर हम 4, 5, 6, 7 और 9 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए हम या तो भाग दे के चेक कर लें, हम भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9,999 होगी, 9,999। इस 9,999 में हम 1260 से भाग दे के देखेंगे, जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारी वह संख्या निकल के आ जाएगी जो 4, 5, 6, 7 और 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। या हम यहाँ से मल्टीपल ले लें। अब देखिए हम मल्टीपल लेके भी चेक कर सकते हैं। देखिए हम अगर 1260 का अगर 1260 में अगर हम 8 से गुना कर दें, 1260 में अगर 8 से गुना कर दें, अगर 1200 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी 9600 हो जाएगा।
अगर 9600 में और हम 60 में अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 यानी 8 छक 48 यानी 480। हम 9600 में अगर 480 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा 10,080, यानी 10,080 क्या हो गया, 5 अंकों की संख्या हो गया। यानी हम 8 से इसमें गुना नहीं कर सकते, हम इसमें 7 से गुना करके देखते हैं। अगर हम इसमें 7 से गुना कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, अगर हम इसमें 1260 में अगर हम 7 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 14 4 18, हाथ में 1, 7 1 कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ गया, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ गया, जो 4 5 6 7 और 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। इससे बड़ी अगर हम निकालेंगे, अगर इसका 8 टाइम लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा था, 5 अंकों की संख्या निकल के आ रहा था, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए इस संख्या में अगर हम 4 5 6 7 और 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमें दिया हुआ है कि भाग देने के बाद एक शेष आ रहा है, एक शेष आ रहा है, यानी यहां से हमारा x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8820 प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इस संख्या में तो अगर हम भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या क्या है, एलसीएम का मल्टीपल है। तो एलसीएम का मल्टीपल क्या होगा, विभाजित होगा। अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो वह संख्या निकल के आ जाएगी जिसे अगर हम भाग देंगे 4 5 6 7 और 9 से तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 8821। और हमें निकालना क्या था, अंकों का योग, हमें निकालना था अंकों का योग, हमें अंकों का योग निकालना था। यानी अंकों का योग क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 2 + 1, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 19 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये पाइप ए टंकी भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टंकी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप सी अकेले पूरा भरा टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 40 घंटा में भर जाती है। पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा तीनों समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है कि पाइप ए जो है अकेले टंकी को 10 घंटा में भर रहा है, पाइप सी जो है अकेले टंकी को 24 घंटा में खाली कर रहा है, और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 40 घंटा में भर जाती है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, पहला समय दिया हुआ है 10 घंटा, दूसरा समय दिया हुआ 24 घंटा और तीसरा समय क्या दिया हुआ 40 घंटा। तो हम सबसे पहले 10 24 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 10 24 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट, टंकी की धारिता क्या मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 120 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 10 घंटा का समय ले रहा है। 120 यूनिट पानी जो है, 120 यूनिट पानी जब सी अकेले खाली कर रहा है, सी अकेले खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 24 घंटा का समय ले रहा है, 24 घंटा का समय ले रहा है। और जब तीनों पाइप एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, यानी ए माइनस बी माइनस सी, अगर तीनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो टंकी जो है 40 घंटा में भर जा रही है। अब देखिए हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सी जो है पानी खाली करने वाला पाइप है, यानी नेगेटिव काम कर रहा है तो हमने इसके सामने नेगेटिव का सिंबल लगाया। और बी भी जो है, बी पानी खाली करने वाला पाइप है, यानी ये भी नेगेटिव काम कर रहा है तो हमने इसके सामने नेगेटिव का सिंबल लगाया। अब देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 10 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगा, 12 यूनिट पानी भरेगा। सी जो है 24 घंटा में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 5 यूनिट पानी खाली करेगा। और तीनों मिलके 40 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहे होंगे, 3 यूनिट पानी भर रहे होंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाइप भी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितना समय में खाली कर सकता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाइप बी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। हमें जो है पाइप बी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम पाइप बी का इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमें ए का इफिशियंसी पता चल गया, हमें सी का इफिशियंसी पता चल गया और हमें तीनों का इफिशियंसी पता चल गया। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी भर रहा है तो सी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी खाली कर रहा है और तीनों मिलके 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तीनों काम कर रहे हैं तो ए इसमें 12 यूनिट पानी भर रहा होगा, जिसमें से सी जो है 5 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। तो फिर भी कितना पानी भरना चाहिए, 7 यूनिट पानी भरना चाहिए, लेकिन पानी भर कितना रहा है, 3 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि बी जो है उसमें से 4 यूनिट पानी खाली कर रहा है।
बी जो है उसमें से 4 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 4 यूनिट निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टंकी के 2/3 भाग को, टंकी का धारिता हमने क्या मान के रखा है 120 यूनिट, यानी इस 120 का 2/3 भाग, इस 120 का 2/3 भाग खाली करने में बी को कितना समय लगेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ अगर इतना पानी खाली बी करेगा तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना था। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काट लें तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में। 3 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में। हम इसे अगर 4 से 40 को काट लें तो ये 10 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आएगा 20 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 20 घंटा, कि बी जो है अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितना समय में खाली कर सकता है, 20 घंटा में खाली कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 रुपया है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 रुपया है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपया है। कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है, कुल संख्या निकालना है कर्मचारियों की। तो देखिए अगर हम यहाँ एलिगेशन लगा लें, हमें जो है सभी कर्मचारी का औसत वेतन दिया हुआ है, जो टेक्निकल है 7 जो टेक्निकल है उनका हमें औसत वेतन दिया हुआ है और जो शेष कर्मचारी हैं उनका हमें औसत वेतन दिया हुआ है। तो हम यहाँ अगर एलिगेशन लगा लें, औसत वेतन में अगर हम एलिगेशन लगा लें तो जो नीचे हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। क्योंकि हम औसत वेतन कैसे निकालते हैं, वेतन का योग करके और उनके संख्या से अगर हम भाग दिए होंगे तो हमारा औसत वेतन निकल के आया होगा। यानी हम भाग क्या चीज से दे रहे हैं, संख्या से। जो हमारा नीचे रहता है एलिगेशन लगाने में वही हमारा नीचे निकल के आता है, उसी का रेशियो निकल के आता है नीचे, यानी हमारा नीचे क्या निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा लेते हैं। जो टेक्निकल हैं उनका हमें संख्या क्या दिया, 7 दिया हुआ है। जो टेक्निकल है उनका संख्या हमें क्या दिया, 7 दिया हुआ है और उनका हमें औसत वेतन कितना दिया, 24,000। उनका हमें औसत वेतन क्या दिया, 24,000 दिया हुआ है। और जो शेष है उनका हमें औसत वेतन क्या दिया हुआ है, उनका हमें औसत वेतन दिया हुआ है 12,000 रुपया। जो शेष है उनका हमें औसत वेतन क्या दिया हुआ है 12,000 रुपया और सभी कर्मचारी का हमें औसत वेतन क्या दिया हुआ है 18,000 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम 18,000 में से अगर 12,000 माइनस करेंगे यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6,000 निकल के आ जाएगा। इस टू हम इस 24,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6,000 निकल के आ जाएगा। अब देखिए 6,000 से 6,000 कट जाएगा, यानी यहाँ हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:1 निकल के आ गया। अब देखिए इस 1 यूनिट का वैल्यू अगर 7 है, 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो यहाँ टोटल कर्मचारी कितने हो गए। अगर हमने मान लिया कि जो टेक्निकल है उनका संख्या 1 यूनिट है और जो शेष है उनका संख्या 1 यूनिट है, यानी टोटल यहाँ क्या हो गया 2 यूनिट। यानी यहाँ 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 7 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14। यानी कुल कर्मचारियों की संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। अगर हमसे केवल पूछ लेता कि टेक्निकल को छोड़ के, जो टेक्निकल कर्मचारी है उनको छोड़ के शेष जो है कर्मचारी उनका संख्या क्या है, तो उनका भी संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है, यदि उसकी आय X% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। X का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, X का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है, तो हम यहाँ से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। अगर उसका इनकम 3 यूनिट होगा, तो इसका 1/3 यानी 3 का अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी सेविंग 1 है, 3 में से सेविंग 1 कर रही है, यानी एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमारा रेशियो निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर उसकी आय X% से बढ़ जाती है तो खर्च जो है 15% बढ़ जाता है और उसके बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए इनकम कितना है, इनकम जो है 3 यूनिट है, इनकम जो है 3 यूनिट है, इनकम 3 यूनिट है और एक्सपेंडिचर कितना है, 2 यूनिट। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है और सेविंग कितना है, 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी आय में अगर X% की वृद्धि हो जाती है, आय में अगर X% की वृद्धि हो जाती है, आय में जो है X% की वृद्धि हो जाती है और उसके हमें क्या दिया कि खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो हमें दिया हुआ है कि उसका बचत जो है 21% से बढ़ जाती है, बचत जो है 21% से बढ़ जाती है। हमें निकालना क्या है, X का वैल्यू निकालना है, हमें X का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ इनकम में कितना का वृद्धि हुआ,
x प्रतिशत प्लस का x प्रतिशत प्लस का x प्रतिशत, और एक्सपेंडिचर में कितना का वृद्धि हुआ 15% प्लस का 15%, यानी अगर हम इस 3x में से अगर हम इस 30% को माइनस करेंगे तो हमारा 21% निकल के आएगा। यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 3x प्रतिशत माइनस का 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30% इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 21% हो जाएगा। अब देखिए इस -30 को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी हमारा यहां से निकल के आ जाएगा 3x% इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा हमारा 51% निकल के आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x का वैल्यू। तो देखिए यहां से प्रतिशत कट जाएगा, हम 3 से अगर 51 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 17 बार में, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 17 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।